नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी ने 250 रुपए वाली एसआईपी लॉन्च के लिए पहल शुरू कर दी है। अब इस मामले में सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिस पर 6 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। अब इसके पीछे मकसद क्या है? सेबी का मकसद है कि जो छोटे शहर जैसे कि टियर 2, टियर 3 शहर, उसमें म्यूचुअल फंड को बढ़ावा मिले, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिले। सवाल ये उठता है कि छोटे टिकट साइज को लेकर इंडस्ट्री ने अब तैयारी क्या करके रखी है? सेबी की पहल का क्या होगा इंडस्ट्री पर भी असर? निवेशकों के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है? इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। 250 रुपए की एसआईपी, हालांकि चर्चा तो इस पर बहुत समय पहले से चल रही है, हमने अपने शो में भी कई बार चर्चा की, लेकिन अब इसको फाइनली इंप्लीमेंट करने की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कदम है वो रख लिया गया है, मतलब कंसल्टेशन पेपर आने का मतलब यही हुआ कि अब जल्द ही इसको औपचारिक रूप दे ही दिया जाएगा। अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये 250 रुपए की एसआईपी क्या है। मोहित जरा बताइए। हम तो कहते हैं कि हाँ, म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अब जो सेबी है वो कह रही है कि और भी कम कर लो, आप 250 रुपए से शुरुआत कर लो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। तो क्या समझे इसके मायने? जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। तो स्वाति देखिए, सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में एक वर्ड यूज किया है और उन्होंने बोला है सैशेटाइजेशन ऑफ एसआईपी। सेबी ने खुद ने ये वर्ड लिखा है अपने कंसल्टेशन पेपर में। तो 1983 में जब आपके पास में डिटर्जेंट्स और शैम्पू एक बहुत क्या बोलते हैं ऊंचे तबके के लोग इस्तेमाल करते थे, उस टाइम में उनका पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए केविन केयर नाम की एक कंपनी ने शैम्पू को सैशे में लॉन्च किया। और तब से लेकर आज तक स्वाति, आप देखेंगे कि जैसे उन्होंने इस साइज को छोटा कर दिया, उसकी जो बिकवाली थी, उसका जो मार्केट साइज था, वो पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में लोग शैम्पू को यूज करने लग गए। तो तब से ये बहुत ही फेमस, इसे एक एनालॉजी मान लीजिए, ये एक प्रणाली मान लीजिए कि मार्केटिंग का एक जरिया बन गया है कि आप किसी भी टिकट साइज को जब सैशे साइज में कर दें, यानी उसे छोटा कर दें, तब उसकी जो वॉल्यूम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा हिस्टोरिकली प्रूव हुआ है हर कैटेगरी की चीजों में और इवन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, राइट। तो जब भी आप पहले देखते थे कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स के लॉट साइजेस बड़े थे, जब वो छोटे हो गए तो उसमें पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ गया। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, 2014 से लेकर 2024 तक 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज 68 लाख करोड़ पर है। यूनिक इन्वेस्टर तब कुछ 1 करोड़ 70 लाख के आसपास थे, आज कुछ 5 करोड़ 20 लाख के आसपास हैं। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, पर अभी भी अगर आप देखें तो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का वो बहुत छोटा है। 5 करोड़ निवेशक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्वाति। तो इसे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, सेविंग्स की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये सेबी का बहुत ही सराहनीय कदम है। एसआईपी आज घर घर में एक जाना पहचाना टर्म हो गया है कि आप हर मंथ, हर रेगुलरली, सिस्टमैटिकली अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो एक बिल्कुल। तो छोटे साइज की एसआईपी से शुरुआत एक अच्छी पहल मानी जा रही है। मोहित से हम इस पर और डिटेल्स लेंगे। विकास पुरी हमारे साथ है। विकास, दैट मीन्स कि जो इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसको भी इसके लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं। जरा बताइए इंडस्ट्री इसके लिए कैसे तैयार है? धन्यवाद स्वाति। हेलो मोहित भाई। देखिए स्वाति, मोहित भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि सैशेटाइजेशन क्या है, कि आप किस तरीके से टिकट साइज छोटा करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका रीच और बढ़े। हालांकि स्वाति, 100 रुपए की एसआईपी अभी भी अवेलेबल है बहुत सारी फंड हाउसेज के प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन शायद क्योंकि कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड हाउसेज ने उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली 100 रुपए की जब कोई एसआईपी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक तंत्र होता है जो जुड़ा होता है एसआईपी को रजिस्टर करने में और निवेशक तक उसकी डिटेल्स पहुंचाने में। तो 250 रुपए जो इन्होंने चूज किया है वो शायद इसीलिए चूज किया है कि उनको लगता है कि एक 100 रुपए और 500 रुपए के बीच का जो ये अमाउंट है, इट इज मोर फिजिबल फ्रॉम एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू एंड निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू।
सो अब जो इन्होंने प्रावधान दिए हैं वो उन्होंने ये दिए है कि कोई भी एएमसी जो है वो 250 रुपए की जो स्कीम्स लेके आएगी, तो निवेशक कोई 3 जो माइक्रो सिप्स या छोटी सिप्स हैं ये 250 रुपए वाली वो ले सकते हैं मैक्सिमम। और जो फंड हाउसेज हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो अपने जितने भी फंड्स हैं उसमें वो 250 रुपए का प्रावधान दे सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने ऐड क्या किया है कि वो चाहते हैं कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि जब वो इस चीज को पुश करते हैं तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर की भी अपने खर्चे होते हैं, वो पूरे ना हो तो उसके लिए वो लोग पुश नहीं करेंगे। तो उसको पुश करने के लिए वो चाहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें। और फ्रॉम एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू स्वाति सेबी चाहता है कि हम जो कॉस्ट है, जैसे उन्होंने बोला कि 1 बेसिस पॉइंट का कॉस्ट रखेंगे, ताकि आपको जब ये प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना हो तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक ना हो। और वो कॉस्ट कम करने के लिए जो उसके पीछे जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस हैं या सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें इसमें एक स्पेशल प्रोविजन रहेगा कि जिसमें आपको कॉस्ट कम लगे। दूसरा, इसमें फिजिकल लेटर्स के हिसाब के थ्रू इंटीमेशंस ना जाए निवेशकों को, मेजरली वो डीमैट या ऑनलाइन जो फॉर्मेट रहता है थ्रू ईमेल एंड ऑल वो रहे, या आजकल व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे फंड हाउसेज अपनी कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिए हैं। तो उनका आइडिया ये है कि हम कॉस्टिंग को कम करें, डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा इंसेंटिवाइज करें, और निवेशक के लिए हम एक ईज आउट कर दें कि उनको मिनिमम 500 की जरूरत नहीं है, 250 से भी वो सिप को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री को भी इंसेंटिवाइज किया जाए, जैसा कि विकास ने बताया, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ेगी। अब छोटे साइज की अगर वो एसआईपी दे रहे हैं तो किस तरीके से वो तैयारी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा। पर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं मोहित, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है किसी भी एक एएमसी के लिए भी, कि लोग अगर एसआईपी शुरू भी कर रहे हैं तो वो जल्दी बंद भी कर देते हैं। अब अगर आप सिर्फ 250 रुपये डाल रहे हैं एसआईपी में, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि मैंने 250 रुपये तो डाले हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेंगे और उसके बाद अगर ठीक नहीं लगा तो बंद कर देंगे एसआईपी। तो ये जो अमाउंट का एक फ़ायदा भी है, वरदान भी है, और साथ में अभिशाप भी हो सकता है। लेकिन इस परेशानी को नेल करने के लिए या इसको समस्या का समाधान करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे कि आप ये भी है कि आप एक एएमसी में एक ही 250 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 3 एसआईपीज। दूसरा ये है कि जो नए निवेशक हैं उन्हीं के लिए सुविधा रखी गई है, 50,000 एक लिमिट भी रखी गई है, और एक टाइम का लॉक इन भी है। थोड़ा सा डिटेल्स अगर आपके पास हो कि कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है जिससे लोग जल्दी रिडीम ना कर लें इसे। जी स्वाति, तो देखिए वैसे रिडेम्पशन पर इसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है, बट सेबी ने ये जरूर कहा है कि कम से कम 5 साल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस एसआईपी का, और प्रति फाइनेंशियल ईयर आप 50,000 रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, बट आपको आधार की आवश्यकता लगेगी यहाँ पर, जो भी नया निवेशक होगा उसको। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिनकी ऑलरेडी बड़ी एसआईपी चल रही है, वे निवेशक इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे, उनके लिए नहीं है। ये एक नए तबके को फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ने के लिए सेबी लॉन्च कर रही है, तो ये उन्हीं के हिसाब से उन्होंने ऐसा बनाया है। यहाँ पर जैसा कि विकास भाई ने भी बताया, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ईओपी प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है। उन्हें 500 रुपये प्रति सिप तक की रकम दी जा सकती है रजिस्ट्रेशन पर, और यहाँ पर उन्हें 1 बेसिस पॉइंट का खर्चा जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से भी मिलेगा। तो ओवरऑल सेबी की जो यहाँ पर सेबी जो करना चाह रहा है वो ये है कि जो टीयर 2, टीयर 3 या जो छोटे टाउन्स के लोग हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ पाए और वो अपनी रकम को बचाना शुरू करें ग्रेजुअली एसआईपी के माध्यम से। बिल्कुल। और एक जो डिटेल हमें मिली है वो ये भी है कि फिलहाल ये सिर्फ इक्विटी फंड तक ही सीमित है, और इक्विटी में भी जो बहुत ही वॉलेटाइल जो सेगमेंट्स हैं, जो सेक्टोरल, थीमेटिक, स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट्स है, उसमें फिलहाल इसे नहीं रखा गया है, क्योंकि बहुत स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं ऐसे किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट या एसआईपीज, लोगों को नुकसान भी हो सकता है। अब किसी नए निवेशक ने 250 रुपये डाल दिए किसी ऐसे सेक्टोरल फंड में और पहले उनको नुकसान हो जाए तो वहीं पर डिस्करेज हो जाएंगे। दैट मीन्स जो कि लार्ज कैप हो गया या फिर मोर ऑफ हाइब्रिड फंड है, वहां पर इसे रखने की सुविधा दी गई है। और हाँ, डेट फंड में फिलहाल ये सुविधा मौजूद नहीं है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो कि फिलहाल रखी गई हैं। अब कौन सा तबका है विकास जिससे जिनको इससे फायदा हो सकता है? जैसे मोहित ने बताया कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं जिनकी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनके लिए फिलहाल ये सुविधा नहीं है।
मतलब कि आपके पास एक ऑल टुगेदर एक नया धड़ा, एक नया वर्ग, नए शहर से नए लोग जुड़ेंगे। दैट मीन्स उस पूरे बेस को बढ़ाने की यहाँ पर अच्छी कवायद चल रही है। जो मात्र 4% जो टोटल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो परसेंटेज एक नया जो तबका है उससे बढ़ भी सकती है। तो कौन से ऐसे वर्ग या कौन से ऐसे लोग होंगे जो इससे आकर्षित हो सकते हैं? देखिए स्वाति, हम तो बड़ी बड़ी फिगर्स बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इतने हो गए, फोलियोज इतना हो गया, बट आपने बिल्कुल सही बोला, 140 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है हमारी और बहुत ही छोटी परसेंटेज है जो अभी तक निवेश कर रही है। आप हिस्टोरिकली देखें स्वाति, इंडिया में एक कल्चर रहा है सेविंग्स का। जैसे हमारी गृहिणियां हैं बहुत सारी, उनको आदत होती है कि जो भी उनको थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है मंथली, वो उसमें से बचा के कुछ, चाहे वो राशन के डिब्बे में या कहीं पे भी हो, मंदिर में कहीं भी हो, उसको जमा करती हैं। वो उनका एक इनहेरेंट कैरेक्टर है ये कि हमें सेविंग करनी ही करनी है, विच मीन्स के सेविंग्स वो करना चाहती हैं, बट उनके पास वो शायद उतने माध्यम नहीं थे या उतनी उनके पास में जागरूकता नहीं थी कि वो अपने उस पैसे को सही में उसको मल्टीप्लाई कैसे करें। देखिए, एक हो गया आपने पैसे को जमा कर आपने जमा कर दिया, कभी इमरजेंसी हुई, बेटी की शादी है, कुछ है, तो तब वो सब गुल्लक और डब्बे खुलते हैं, लेकिन वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है। एक तबका है आपका, जैसे रिक्शा पुलर्स हो गए या आपके ठेले वाले हो गए। इतने सारे जो लोग हैं जो चिट फंड्स में और लोकल लेवल की जो कमेटियां, और यहाँ बॉम्बे लैंग्वेज में उसको बीसी भी बोलते हैं, वो इतनी चलाते हैं कि वो डेली के डेली 20-20 और 50-50 रुपए लेके जाते हैं। और उसमें आए दिन हमने सुना है कि कितने सारे लोग जो है वो कैश जमा करते हैं, छोटी छोटी ये सेविंग्स लेके, और भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और इससे उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। वो आदमी सोचता है कि मैं जमा ही क्यों करूं पैसे या इन्वेस्ट ही क्यों करूं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अगेन सेगमेंट है जहां पे इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है, कि लोगों को गाइड किया जा सकता है, लाइक रिक्शा वालास और ठेला वालास, कि आप आइए और आपको महीने का सिर्फ 250 रुपए देना है, और ये खाली आप पैसा देके जमा नहीं कर रहे हैं, ये ग्रो भी होगा। तो ये जो दूसरी अवेयरनेस है। अब तीसरा, आप ये देखिए स्वाति, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए, उनको घर से मान लीजिए 1000 रुपए मिल गया जेब खर्च, या 1500 रुपए मिल गए, उनको ये बोला जाए कि आप केवल 250 रुपए बचाइए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हम बोलते हैं, कितने अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करते हैं कि 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो 35। बट आप ये सोचिए कि 15 साल से लेके या 13-14 साल से लेके और 20-21 साल का एक जो एज गैप है, एज ग्रुप, उसमें कितना बड़ा तबका होगा जो इन्वेस्टिंग करता ही नहीं होगा, और उनको ये मालूम भी नहीं है कि हम कैसे करें। तो एक बहुत बड़ी एड्रेसेबल मार्केट है ये, जिसमें आई थिंक सेबी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके चैनल्स और ये पूरा जो तंत्र अगर जुड़ जाए तो बहुत बड़े स्केल पे इसको पहुंचाया जा सकता है। मोहित, आपका इस पर कि मोइसी जोड़ के जिक्र भी किया था विकास ने, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो एक रेगुलेटेड माध्यम के बजाय स्पेकुलेटिव जगह पर पैसे डालते हैं। पॉन्जी स्कीम्स तो चलिए, ये तो चलती आ रही है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर क्विक मनी कमाया जा सकता है। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है जिससे कि एक रेगुलेटेड तरीके से आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी स्वाति, तो देखिए यहाँ पर अगर आप सही माध्यम से सही हाथों में अपना पैसा देंगे तो वो जरूर आपको अच्छा फल भी देगा। और सेबी शायद यही चाहता है कि ये जो छोटे निवेशक हैं या जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोग हैं जहां पर इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंच पाती है, वो गलत हाथों में ना फंसे, वो इन तरह की पॉन्जी स्कीम्स में ना जाए, वो कुछ गलत प्रोडक्ट्स में निवेश ना कर दें, वो पैसा कहीं अपना कैश में किसी को ना दे दें। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर उसको सही माध्यम में चैनलाइज किया जाएगा और यहाँ पर उनको पूरी सुविधा पहुंचाई जाएगी कि उनके मोबाइल नंबर पर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो डीमैट में भी इसे निवेश कर पाए और किसी अच्छे माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या अपने बैंक्स के थ्रू या फिर एएमसीज के थ्रू अगर वो बिना पैन के भी अपना केवाईसी कर निवेश कर पाए तो इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। और यही मुहिम है सेबी की कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज किया जाए। ओके, तो ये है पहल। सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर पर राय मांगी गई है और उसके बाद ऐसी उम्मीद है कि हाँ, इसको पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। 6 फरवरी तक कंसल्टेशन पेपर पर राय है और उसके बाद जल्द ही आप सभी के लिए 250 रुपये वाली SIP भी AMCs पेशकश करेंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।
स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। बजट 2025 से क्या है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की मांग, निवेशकों के लिए क्या रहे खास? मोहित गांग और विकास पुरी हमारे साथ हैं, दो पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स। विकास, सबसे पहले आपसे समझेंगे, बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? टॉप 5 विश लिस्ट। देखिए स्वाति, उम्मीदें तो यही है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, लेकिन यदि मुझे लिस्ट डाउन करना हो तो मैं ये चाहूंगा कि कैपिटल गेन टैक्स जो है अभी जो 1,25,000 का लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि लोग थोड़ा सा और एनकरेज हों इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा स्वाति, मेरे लिए बहुत एक की पॉइंट है कि जैसे 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 AUM बढ़ता है, स्कीम्स की TER घटती जाती है, वैसे वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है आज की डेट में अगर किसी ने 5 साल पैसा रखा और उसके बाद रिडीम किया तो 12.5% है, और किसी के अगर 10 साल पूरे हो गए तो भी 12.5% है, और 20 साल किसी के अगर पूरे हुए तो भी 12.5% है। मैं ये चाहता हूं कि सेबी मतलब वित्त मंत्री क्या करें कि आप ये रखिए कि जिसका AUM ज्यादा होगा, ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश किया होगा, उसको थोड़ी सी रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी लगेगी। जल्दी से आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि या मान लीजिए किसी ने 15 साल पैसा रखा अपना, उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख रुपए है, यदि वो निकालते हैं तो आज की डेट में उनको 2.5 लाख के आसपास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। फॉर द मोमेंट हम जो एग्जाम्पशन है 1,25 की उसको हटा दे, तो अब यही किसी ने अगर 20 साल के बदले 25 साल पैसा रखा और एज्यूमिंग 15% से वो ग्रो हुआ और 20 के बदले वो 40 लाख हो गया, अब उनकी टैक्स लायबिलिटी 5 लाख की हो गई। देखिए, जो निवेशक बने रहे और जिन्होंने इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया निवेश करके, उनको इंसेंटिवाइज ये करना चाहिए कि उनका पोर्टफोलियो और 5 साल के लिए रुका और बढ़ गया तो उसकी स्लैब कम कर दो, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, मेरे रुकने से मुझे कुछ इंसेंटिवाइज किया है। तो ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहता हूं कि जो बजट में इंक्लूड कर देना चाहिए वित्त मंत्री को। उसके बाद एक और पॉइंट है कि पोर्टेबिलिटी ऑफ वो होनी चाहिए कि अगर किसी, मैं चाहता हूं कि मैं ये स्कीम किसी AMC की है इसमें इन्वेस्ट ना करके मैं दूसरी AMC की स्कीम B में जाना चाहता हूं, तो हमें अलाउ कर दिया जाए कि हम रिडेम्पशन एंड ट्रांसफर का फॉर्म भरें, तो आपकी एक AMC से वो पैसा जब रिडीम हो जाए, वो पैसा सीधा जो है दूसरी AMC को हमारा, क्योंकि KYC है, सब कुछ है, अगर फोलियो है वो भी मेंशन कर दें तो उस स्कीम में वो इन्वेस्ट ही कर दिया जाए, जिसको मैं पोर्टेबिलिटी बोलूंगा। तो एक ये प्रावधान देना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आई थिंक वित्त मंत्री को चाहिए कि स्कूल्स में प्रमोट किया जाए, कोई करिकुलम हो, छोटा सा करिकुलम के आफ्टर 8th और 9th सभी बच्चों में ये फाइनेंशियल विजडम जो है वो इम्पार्ट की जाए, तो उसके लिए करिकुलम में कुछ शामिल कर दिया जाए। और लास्ट में ये चाहूंगा स्वाति कि 18 साल के बाद ही मेजर कैटेगरी में आते हैं, जैसे बच्चे 18 के हो जाए तो फिर माइनर टू मेजर होते हैं, इसको रिड्यूस करके 15 कर दिया जाए। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, 15 साल की एज में भी उनको आइडिया लग जाता है कि निवेश क्या है, कैसे करना चाहिए, फिनटेक वाले जमाना है तो उनके लिए इजी भी होगा करना। तो वो चाहता हूं कि वित्त मंत्री ये उसको फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू 15 ईयर्स ले लिया जाए कि वो मेजर कैटेगरी में आ गया तो वो खुद से अपने निवेश कर सके। तो ये मेरे कुछ 5 विश लिस्ट हैं। जी मोहित, आपके बजट की 5 विश लिस्ट वेरी क्रिस्पली। जी स्वाति, जो विकास भाई ने बहुत खूबसूरती से कुछ उम्मीदें रखी हैं, तो मेरी विश लिस्ट बड़ी बेसिक सी है। वो ये है कि सबसे पहली जो डेट का टैक्सेशन है, जिसे कि 2 साल पहले फुली टैक्सेबल कर दिया गया था, मैं चाहूंगा कि इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श हो और उस टैक्सेशन में या तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाए निवेशकों को, या फिर कैपिटल गेन्स का प्रावधान डेट में लाया जाए, उसे फुली मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं किया जाए। बिकॉज जो डेट इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है, उन्हें बड़ी मार लग रही है और ये एक सेफ जरिया था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरा, मेरी मांग है कि जिस तरह से ELSS स्कीम होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यहाँ पर हमें DLSS की भी जरूरत है, यानी डेट लिंक सेविंग स्कीम। अगर कोई 3 साल कमिट करने के लिए तैयार है तो ATC के प्रावधान के अंदर में सिर्फ इक्विटी लिंक नहीं होना चाहिए, डेट लिंक भी होना चाहिए। कोई सेफली अगर उसे इन्वेस्ट करना चाहे तो वहां पर उसका भी प्रावधान होना बहुत जरूरी है। कैपिटल गेन्स विकास भाई ने ऑलरेडी टच कर दिया है, उन्होंने 1.25 लाख की लिमिट को बढ़ाने की मांग की है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो थोड़े से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स को अगर फिर से एक बार देखा जाए और कम किया जाए तो वो बहुत बड़ी पहल होगी। मेरी 2 छोटी राय ये भी रहेगी कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं स्वाति, यहाँ पर जो रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से फंड अक्यूमुलेट किया जाता है, स्पेशली स्मॉल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली डिपॉजिट स्कीम्स,
इनका जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो फुली टैक्सेबल है और ये रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि इस पर एक नजर जाए और इसे अगर टैक्स फ्री कर दिया जाए जैसे आपका पीपीएफ होता है या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी और एक बहुत बड़े तबके को इससे आराम और सहूलियत मिलेगी। और मेरी आखिरी दो विश लिस्ट ये है कि एनपीएस में भी विड्रॉल के टाइम पर एन्युटी फुली टैक्सेबल होती है। वहां पर सरकार को चाहिए कि अगर उसे बढ़ावा देना है रिटायरमेंट सेविंग्स को तो इस पर भी कुछ टैक्स की रियायत दी जाए। और सबसे आखिरी उम्मीद ये है कि जो डिविडेंड पे आउट्स आते हैं स्वाति, चाहे वो स्टॉक से आए या म्यूचुअल फंड से आए, वो 5,000 रुपए के ऊपर में उनपे टीडीएस डिडक्ट होता है। अभी चाहिए कि समय के साथ इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए, 50,000 पर या 1 लाख पर इस लिमिट को लिया जाए और टीडीएस का तब डिडक्शन होना चाहिए। ये अननेसेसरी थोड़ा हैसल होता है कुछ रिटेल निवेशकों को। तो बट उम्मीदें बहुत हैं और जैसा कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तब देखना होगा कि इसमें से मिलता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित और विकास, आप दोनों का ही करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, प्रायोजक एसबीआई लाइफ अपने लिए अपनों के लिए और एंजल वन फॉर एवरीवन ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग।